गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ऑफ 27 मई 2022। तो जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिए। और गाइज इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। अगर गाइज आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पेंडलम ईडीयू आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस की मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें 6 फुल लेंथ, 5 सेक्शनल एंड 4 करंट अफेयर बेस्ड आपको टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको हाफ ईयरली करंट अफेयर ई बुक भी मिलेगी। इसमें अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है आपके लिए गाइस। अगर आप कोड यूज करते हैं यूपी पीसीएस, ध्यान से सुनिएगा, यूपी पीसीएस 2022, अगर ये कूपन कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 30% डिस्काउंट इस टेस्ट सीरीज पर मिलेगा। तो आज ही इस ऑफर को अवेल करिए। इसके अलावा जो बच्चे CBT 2 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए NTPC की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेंडलम ईडीयू हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन आपके लिए लेकर आया है। ई बुक के फॉर्म में भी है, प्रिंट वर्जन भी है इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस भी हाफ ईयरली इसकी अवेलेबल है। मंथली जो आपकी करंट अफेयर कंपाइलेशन होती है वो भी अवेलेबल है, आप एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर से। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री होस्टेड द 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? किस देश ने 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? चाइना, भारत, ब्राजील या फिर रूस? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना ने अभी जो 7वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है उसको होस्ट किया है। इस मीटिंग का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हम ये मीटिंग पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स एक्शन प्लान 2022 टू 26 जो है ये अडॉप्ट किया गया है इस मीटिंग में, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कैसे ब्रिक्स नेशंस कॉपरेट कर सकते हैं कल्चर की फील्ड में, टूरिज्म को प्रमोट करने में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई। इसके अलावा द डिस्कशन वाज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग कॉपरेशन ऑन कल्चरल डिजिटलाइजेशन, सांस्कृतिक डिजिटलीकरण पर इसमें जो है सहयोग के लिए डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा कॉपरेशन ऑन कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, जो कल्चरल साइट्स हैं या कोई भी कल्चरल हेरिटेज है उसके प्रोटेक्शन के लिए आपस में सहयोग रहे। और इसके अलावा एडवांसिंग द बिल्डिंग ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, आपस में एक प्लेटफॉर्म के जरिए कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल टाइज यहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में मजबूत हो। जैसे पॉलिटिकल टाइज होती हैं, आपकी इकोनॉमिक टाइज होती है, उसी तरह से कल्चरल टाइज यहाँ पर ब्रिक्स देशों के बीच में मजबूत हो। इस मीटिंग के बाद मेंबर्स कंट्री ने एग्री किया ऑन द एक्शन प्लान फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ कल्चर। ये 2022 से लेकर 2026 तक का ये एक्शन प्लान है। एंड 2015 में एक सांस्कृतिक सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2015 में। उसको लागू करने के लिए और साथ में देशों के जितने भी सदस्य देश हैं, ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं, उनके बीच में सहयोग को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक फील्ड में यानी कि कल्चरल फील्ड में ये एक्शन प्लान जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। तो याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स की हम बात करें तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसमें कौन कौन सी आपकी कंट्रीज जो है शामिल हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारी इसमें कंट्रीज शामिल हैं। 1 जनवरी को चाइना ने ऑफिशियली टुक किया था और टुक ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप। ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप थी ये चाइना को इस बार मिली है। एंड अभी जून 2022 में जो 14th ब्रिक्स समिट है इसको ये चाइना होस्ट करने वाला है। याद रखिएगा गाइज, इस बार कौन होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को? 14th ब्रिक्स समिट इस बार होने वाला है, इसको चाइना होस्ट करेगा। ठीक है, पिछली साल किसने किया था? पिछली बार इंडिया ने होस्ट किया था। तो रोटेशन पे चलती रहती है, चेयर जो है वो रोटेशन पे चलती रहती है। इसके अलावा करंट ब्रिक्स शेरपा इंडिया से कौन है? संजय भट्टाचार्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, important again. Recently, RBI has cancelled licenses of how many NBFCs for the irregular lending practices? अभी irregular lending practices आने में उधार प्रथाओं के लिए कितने NBFCs का लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल किया गया है RBI के द्वारा? 4, 6, 2 या फिर 5? अगर आपको आंसर पता है तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 5 ऐसे NBFCs हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है?
यूएमबी सिक्योरिटीज, अनाश्री फिन वेस्ट, चड्डा फाइनेंस, एलेक्सी ट्रैकॉन एंड झूरिया फाइनेंशियल सर्विसेज। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली एनबीएफसीज के लिए, और उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने कहा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं आउटसोर्सिंग और फेयर प्रैक्टिसेस कोड से रिलेटेड इन डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशंस, उसका पालन ना करने की वजह से ये कैंसिल लाइसेंस किए गए हैं। एनबीएफसीज क्या होती है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, यानी कि ये एक्चुअल में बैंक नहीं होते, बैंक से अलग होते हैं, कुछ यहाँ पर इनके पास बैंक की जैसी पावर्स होती हैं। सो ये कंपनीज होती हैं विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। एनबीएफसी जो है ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड ऑन May 25, 2022 एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। सो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में अभी एक सुपर कंप्यूटर को इनॉग्रेट किया गया है, इसका नाम क्या है? परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म एंड परम पोरुल, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज परम पोरुल जो है इस सुपर कंप्यूटर का नाम है जो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में लॉन्च किया गया है। इसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के फेज 2 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए कौन से मिशन है ये, इंपॉर्टेंट, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सो 12 अक्टूबर 2020 में एनआईटी तिरुचिरापल्ली और सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक जो कि ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर को बनाने में इसका हाथ है। सो इन्होंने एमओयू पे साइन किया था कि 838 टेरा फ्लॉप्स का सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। तो ये अक्टूबर 2020 में साइन हो गया था एमओयू पर, तो उसी के तहत अभी ये सेटअप कर दिया गया है। परम पोरुल सिस्टम जो है दिस इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है इससे क्या होता है, आप ज़्यादा पावर यूसेज कर सकते हैं, उसमें इफेक्टिवनेस आती है जो आप हाई पावर यूसेज करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की हम बात करें तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था, एंड अगर आज तक हम बात करें तो 15 सुपर कंप्यूटर्स टोटल इंस्टॉल कर दिए गए हैं इंडिया में, जिनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी 24 पेटा फ्लॉप्स की है। 2019 में पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय नाम से, याद रखिएगा पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसको लॉन्च किया गया था। इसको डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था बाय सीडैक एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ITBHU वाराणसी के जो है कैंपस में इसको इंस्टॉल किया गया था। सो अब तक जितने सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल हुए हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत हुए। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस तरह से। सो परम शिवाय ये फर्स्ट था, परम स्मृति, परम शक्ति, परम उत्कर्ष, परम ब्रह्म, परम सिद्धि, परम संगणक, परम प्रवेगा, परम सेवा, परम गंगा एंड परम युक्ति। तो ये अभी तक जो है सब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इनको इंस्टॉल किया गया है, और अभी परम पोरुल भी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज 25 में रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे? इनमें से किस वर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी? 2000, 2001, 2002 एंड 2003। सो सबसे पहले इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे जो है कब मनाया जाता है? ये 25 मई को हर साल मनाया जाता है। 1983 में यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे डिक्लेयर किया था 25 मई को। फिर 2001 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज द इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज 2001। इसके अलावा वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में चिल्ड्रंस डे जो कि जवाहरलाल नेहरू
का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये 14 नवंबर को बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताएंगे। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम इनमें से किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा एंड गुजरात। तो ओलंपिक की जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बच्चों को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। सो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? उड़ीसा में ये स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। स्टेट न्यूज़ आपको पूछी जाती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट में जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स या कुछ भी चलाए जाते हैं तो। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट भी पेश किया है। चलिए, तो फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भारत में उड़ीसा में लॉन्च हुआ है एंड इसको डिज़ाइन किसने किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको डिज़ाइन किया है और जो उड़ीसा का एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उसमें इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और इंडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर जो है नीता अंबानी और अदर्स के द्वारा इसको आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। ये क्या है? एक प्रैक्टिकल सेट ऑफ रिसोर्सेज टू इंट्रोड्यूस यंग पीपल टू ओलंपिक वैल्यूज। इससे पहले आईओसी के सेशन जो है, आईओसी का जो सेशन है उसके लिए इंडिया ने बिड किया था कि होस्ट करेगा आईओसी के सेशन को 2023 में एंड नीता अंबानी ने इस डेलीगेशन को लीड किया था। तो इंडिया अब जो है 2023 के आईओसी सेशन को जो है होस्ट करेगा। ठीक है, 2023 में कहाँ पर करेगा? मुंबई में करेगा। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं यहाँ से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी कंट्री 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन जो है इसको संबोधित करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल आप सभी लोग देखते ही होंगे, तो चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 700 फोर्स इन आईपीएल? आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, शिखर धवन एंड रोहित शर्मा। बताएंगे। सो करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दैट इज शिखर धवन। ये पहले बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 700 चौके मारे हैं आईपीएल में। टोटल इनके 701 चौके हो गए हैं, 206 आईपीएल मैचेस में इन्होंने हिट किए हैं। डेविड वार्नर जो है सेकंड पोजीशन पे है विद 577 फोर्स एंड विराट कोहली जो है ये थर्ड है नंबर पर है 576 फोर्स के साथ। इसके अलावा कोहली जो है ये हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं इन आईपीएल विद 6592 रन्स फ्रॉम 221 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 36.42। एंड जो शिखर धवन है कौन सी पंजाब किंग्स टीम से ये जो है पंजाब किंग्स, जिसका नाम पहले किंग्स 11 पंजाब था, तो पंजाब किंग्स नाम की जो टीम है इसको उस टीम से ये खेल रहे हैं। एंड अभी सनराइज हैदराबाद जो है उनके साथ इन्होंने मैच किया था, उसी मैच में इन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट अगेन। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल्स। इसमें शैक्षिक प्रणाली के समग्र मूल्यांकन को ये दर्शाती है रिपोर्ट। और इसमें जो असेसमेंट किया गया है वो क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th का किया गया है विद अ साइकिल पीरियड ऑफ 3 years। सो आपको सही कोड बताना है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉट 2। एक बार और स्टेटमेंट्स देख लीजिएगा इस ध्यान से। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सो नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 ये स्कूल की कंडीशन जो है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है स्कूल्स में, उसको पूरी कंडीशन को एसेस करता है। इसमें जो असेसमेंट किया गया है ये बच्चे जो 3rd, 5th, 8th और 10th क्लास के हैं उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, कैसी कैपेबिलिटी है, उसको स्टडी किया गया है विद अ साइकिल पीरियड ऑफ 3 years। तो लैंग्वेज पे उनका कैसा कमांड है, मैथ्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एनवायरनमेंट सेक्शन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सोशल साइंस में कैसा, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। द नेशनल अचीवमेंट सर्वे वॉज लास्ट कंडक्टेड इन 2017। 2017 में आखिरी बार ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है कंडक्ट किया गया था। अभी NAS 2021 ये नवंबर 12, 2021 में कंडक्ट किया गया था। इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स पे एक तो किया गया है,
कौन कौन से टाइप के स्कूल्स इसमें कवर किए गए हैं? सरकारी स्कूल है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। सो टोटल जो है 34 लाख स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है फ्रॉम 1.18 लाख स्कूल्स इन 720 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज टुक पार्ट। तो इसमें जैसे टीचर्स है, टीचर्स का इंटरेक्शन बच्चों के साथ कैसा है, बच्चों का जो है टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कितना पार्टिसिपेशन उनका रहता है क्लास में कैसे, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज किया गया है। ये जो NAS है, जो सर्वे है, इसका एम क्या है? टू असेस चिल्ड्रंस प्रोग्रेस progress and learning capabilities as an indicator of the educational systems efficiency so that necessary steps can be taken। यानी कि बेसिकली बात ये है कि सर्वे इसलिए किया गया ताकि हमें एजुकेशन जो सिस्टम है स्कूल्स लेवल पे उसकी क्या हालत है, क्या प्रेजेंट कंडीशन, उसके बारे में हमें पता चल सके और फिर उसी हिसाब से गवर्नमेंट आगे जो भी रिक्वायर्ड रेमेडीज़ हैं वो ले सके। सो इसी तरह से एक और एजुकेशन की रिपोर्ट आती है, ACR की रिपोर्ट आती है, ये भी आपकी एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ साइन किया है? फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च इन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर। सो MOU जो साइन किया गया है आयुष सेक्टर के साथ, उसका मेन पर्पज़ यही है कि जैसे जो आजकल हम देखते हैं जो डिजीज़ेज़ हैं आपकी, बेसिकली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जैसे ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सो इससे क्या है कि इससे हेल्थ बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड डेथ्स भी काफ़ी हो रही है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हैं उनसे डेथ्स भी काफ़ी हो रही है। तो वो मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए और एक बेहतर लाइफ जीने के लिए आयुष जो सेक्टर, जो आयुर्वेदा सेक्टर है, सो इनको कैसे इसमें रिसर्च और कैरी आउट की जा सके कि हम एक बेहतर लाइफ जी सकें, एक हेल्दी लाइफ यहाँ पर जी सकें। सो इस MOU को किसने साइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने साइन किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ लीडर हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड हु इज लॉडेड एज फाउंडर ऑफ CPI मार्क्सिस्ट इन उड़ीसा? उन नेता का नाम बताना है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और उड़ीसा में CPI मार्क्सवादी के संस्थापक के रूप में उनको सराहाया गया है। सो शिवाजी पटनायक, सीताराम येचुरी, PR नटरंजन एंड दोरईसामी राजा। सो जो भी पर्सनालिटी आपकी न्यूज़ में रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज शिवाजी पटनायक। सो शिवाजी पटनायक, आप फोटो में देख सकते हैं इनको, इनका हाल ही में निधन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1964 में स्प्लिट हुई थी एंड इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था CPI मार्क्सिस्ट वाला जो इसका एक हिस्सा था उसको फाउंड करने में। उड़ीसा में इन्होंने स्टेट के स्टूडेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 17। 3 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following have launched a new initiative to boost the flow of digital foreign direct investment? इनमें से किसने डिजिटल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है? डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये पहल जो की गई है किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी आपको मैंने बताया कि दावोस में समिट हो रहा है 5 दिन का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल समिट होता है दावोस में हो रहा है। इसके अलावा इसने एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, कल भी हमने चर्चा की थी इस पर, डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया है। ये 2021 का इंडेक्स है। इसमें जो इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक कितनी आई थी इसमें? 54th आई थी। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें गिर गई है, 54th आई।
डीसी और डब्ल्यूईएफ ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि एफडीआई फ्लो पूरे ग्लोबली इसको बढ़ाया जा सके, डिजिटल एफडीआई फ्लो को। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये ऐसे मेथड्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिससे लोगों में जो डिजिटल अडॉप्शन है वो बढ़े, नई नई डिजिटल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़े एंड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें कि लोग डिजिटल चीज़ों को अडॉप्ट करें, उसमें इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके इन्वेस्ट करें, उसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मेथड से कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। डीसीओ एंड डब्ल्यूईएफ ये एक डिजिटल एफडीआई इनेबलिंग प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे ताकि एफडीआई को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इन्वेस्टमेंट डिजिटल इकोनॉमी में बढ़ाया जा सके। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसा हम आज की दुनिया में भी देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड हमारा बनता जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है 70% निर्भर हो जाएगी डिजिटलीकरण पे, ठीक है। जो आर्थिक वृद्धि है वो डिजिटल हो जाएगी, 70% डिजिटल हो जाएगी। डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड इसको 7 कंट्रीज ने एस्टैब्लिश किया था, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी लिस्ट में एक जुड़ गई है, दैट इज डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस फोकसेस ऑन डिजिटल इकोनॉमी इनिशिएटिव्स फॉर यूथ, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स एंड वुमेन। बेसिकली क्या है, ये डिजिटल इकोनॉमी इनिशिएटिव्स पे फोकस करता है, किसके लिए? यूथ के लिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which edition of bilateral exercise Bongo Sagar commenced at मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश? बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर द्विपक्षीय जो अभ्यास है बोंगो सागर, ये इसका कौन सा संस्करण अभी हुआ है? 2nd, 4th, 1st एंड 3rd। बोंगो सागर वैसी समझ है, बोंगो मतलब बांग्लादेश से आप रिलेट कर सकते हैं, सागर यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। ये इस बार इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है, 3rd एडिशन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इसका हार्बर फेस एक्सरसाइज का ये कंडक्ट किया गया 24 to 25 मई में। इसके 2 फेज है नेवल एक्सरसाइज के, हार्बर फेज एंड सी फेज। और सी फेज जो है इसका, ये अभी 26 से 27 मई के बीच में ये कंडक्ट किया जा रहा है नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या है कि जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, जो अंतर संचालिता है यहाँ पे नेवीज के बीच में, वो बेहतर हो सके और कोई भी अगर जॉइंट ऑपरेशन करना हो तो उसकी जो स्किल्स हैं, उसको कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। इसमें इंडियन नेवल शिप्स कोरा और सुमेधा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको याद होगा आईएनएस कोरा और सुमेधा, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, दोनों ने पार्टिसिपेट किया था कॉर्पेट एक्सरसाइज में। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो एक्सरसाइज की गई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें भी आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था। संप्रति इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट एक्सरसाइज एंड बोंगो सागर, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं आपकी जो इंडिया और बांग्लादेश की आर्मीज के बीच में होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं बेसिकली। बीएनएस आबू उबैदा एंड अली हैदर, ये भी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट? पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक, भवाना कांत, अवनी चतुर्वेदी एंड श्रुति मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। पहली महिला जो है हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज अभिलाषा बराक। आप फोटो में इनको देख सकते हैं, इनके साथ 36 और जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है ये पद्धति मिली है, पहली महिला ये बनी है। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट एंड ये पहली महिला हैं जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को ज्वाइन किया एज द कॉम्बैट एविएटर। अभी तक जो महिलाएं थीं वो सिर्फ ग्राउंड ड्यूटीज़ करने के लिए आर्मी एविएशन कॉर्प्स में इनको इंडक्ट किया जाता था, लेकिन पहली बार उनको एज कॉम्बैट पायलट की तरह पे इंडक्ट किया जा रहा है। तो ये एक अचीवमेंट है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स है ये 1986 में फॉर्म हुआ था एंड दिस इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का ये एक भाग है, एक घटक है।
और इसका मेन काम है कि जैसे कभी भी कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है या फिर कोई ऑपरेशन चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो इंजर्ड ट्रूप्स होती हैं उनको वहाँ से उनकी जगह से इवैक्यूएट करना इनका मेन पर्पज़ होता है, स्पेशली इन द हाई एल्टीट्यूड्स एरियाज। जो ऊंची जो क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कोई भी ट्रूप्स हैं एक ऑपरेशन के दौरान या हेल्थ इमरजेंसी होती है कोई, तो उनको लेकर आने के लिए ये जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मोहना सिंह, भावना कंत एंड अवनी चतुर्वेदी, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस क्योंकि पहली आईएएफ की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट्स रही हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम में आपको ऑलरेडी इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 75 किलोमीटर लॉन्ग मदुरई ठेनी रेलवे गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट इन विच सिटी। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में 75 किलोमीटर लंबी मदुरई थेनी रेलवे गेज परिवर्तन परियोजना का उद्घाटन किया है? जयपुर, लखनऊ, कोची एंड चेन्नई। सो उद्घाटन कहाँ पर किया गया है मदुरई थेनी रेलवे गॉज का? चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो पीएम मोदी ने 11 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है उनके द्वारा चेन्नई में, जिसका जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 31,500 करोड़। एंड इसमें से जो इन्होंने 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किए हैं नेशन को, उसमें उनका जो कॉस्ट है दैट इज 2,960 करोड़ रुपीज़, जिसमें कि 75 किलोमीटर का मदुरई थेनी रेलवे गॉज कन्वर्जन प्रोजेक्ट शामिल है और रेलवे लाइन बिटवीन तंबारम और चेंगलपट्टू प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने एक 115 किलोमीटर लंबी एनोर चेंगलापट्टू नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया। इसके अलावा जो 262 किलोमीटर बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे है और जो 5 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए भी फाउंडेशन स्टोन ले किया था। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो गौरव सचदेवा, इनको अभी नया सीईओ अपॉइंट किया गया है ऑफ ई कॉमर्स वेंचर JSW1 प्लेटफॉर्म के लिए। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड की एक बुक अभी जारी की गई है, इसका टाइटल है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक, इसका टाइटल है। एंड फर्स्ट नॉवल जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा जारी की गई थी वो थी द रूम ऑन द रूफ। इसके अलावा ए गोपालकृष्णन, ये डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, इनको वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है फॉर द ईयर 2020। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, टाटा कैपिटल ने डिजिटल लोन यहाँ पर जारी किया अगेंस्ट द शेयर्स। तो लोन आप उठा सकते हैं शेयर्स के अगेंस्ट, ये फैसिलिटी टाटा कैपिटल के द्वारा लॉन्च की गई है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सी कंपनी ने डिजिटल लोन अगेंस्ट शेयर्स फैसिलिटी स्टार्ट की है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी गाइज जो मैंने यहाँ पे कवर की है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।